तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों, फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इस चैप्टर को हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। आज हम सबसे पहले इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का रिवीजन करेंगे थ्रू टॉप 20 फार्मूलाज एंड इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। देन हम आज टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, जो AIATC जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं, देन टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे रिवीजन में जो हमारे पास में है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉप 20 इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। तो पहला जो हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, हमने इसमें देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, इसको डिफाइन किया था कि किस प्रकार से हमने इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज क्यू को एक इलेक्ट्रिक जो फील्ड है क्यू, इस Q1 चार्ज के कारण इसके किसी पॉइंट तक हम इस Q चार्ज को लाने में हमें जितना यहाँ पे वर्क डन करना पड़ा था। अगर ये चार्ज यूनिट इसकी मान लो 1 यूनिट का था, तो ये जितना हम यहाँ पे वर्क डन करेंगे इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए तक लाने में, ये वर्क डन ही ये इसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो वहीं से इसकी डेफिनेशन यहाँ पर या फार्मूला बोल सकते हैं जो डिफाइन हुआ था कि V = W/Q। अगर ये हमारा Q जो चार्ज है, अगर ये यूनिट 1 यूनिट का अगर है, तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वर्क डन है वो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, यानी कि V = W/Q। ठीक है, यहीं से हमने इसकी यूनिट भी देखी थी कि भाई इसकी जैसे W जो वर्क डन है इसकी यूनिट होती है जूल के लिए J, और Q हमारा कुलाम होता है इसकी यूनिट, तो जूल पर कुलाम ये भी एक यूनिट हो सकती है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। ऐसे ही एक जो इसकी SI यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, वो क्या होती है, वोल्ट भी होती है। ठीक है, मामला क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले, फिर हमने रिलेशन देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। तो वो कितना देखा था, E = -del-V, जहां पर del V को क्या यहाँ पर डिफाइन किया है, -dV/dr। ये क्या हो सकता है, -dV/dx भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को dx ले रहे हैं तो ये क्या हो सकता है, -dV/dx भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसका हमने यूनिट देख ली कि भैया इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन होता है इसका M1 L2 T-3 A-1। क्लियर है, तो ये सब इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज है वो याद मेमोराइज करने का प्रयास करना है आपको। ठीक है, दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अगर मान लो पोटेंशियल हमें निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो सकता है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, तो वो भी हमने डिटेल में डिराइव किया था। V = 1/4πε0 Q/r। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, इसका पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो V = 1/4πε0 Q/r। ठीक है, Q क्या है भाई, ये चार्ज है, R क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो पॉइंट क्या है हमारे पास में, पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। भाई एक से अधिक चार्जेस है, फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम कर लेंगे। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक सम यहाँ पे समेशन क्या दिखा रहा है कि हम एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है उसका। ठीक है, तो V = ∑i 1/4πε0 Qi/ri। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो सकता है यहाँ पर अगर हमारे पास में एक से अधिक मोर देन 2, 3, 4 जितने भी यहाँ पर पॉइंट चार्जेस होंगे उनके लिए पोटेंशियल निकाला जा सकता है एल्जेब्रिक सम के द्वारा। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ठीक है, डाइपोल आपको पता तो है कि दो ये समान चार्जेस से मिलकर बना होता है। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज Q है और ये नेगेटिव चार्ज -Q है, तो ऐसे में अगर मान लो ये इसका मिड पॉइंट है और ये टोटल इनके बीच की डिस्टेंस है 2a, और ये मिड पॉइंट से ये a और a दूरी पर है, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट ये P पर मान लो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल निकालना है, तो फिर वो पोटेंशियल V = क्या होगा, तो दोस्तों वो होता है क्या, वो हो जाता है V = 1/4πε0 P/r², और ये हमारे पास में है r²। ठीक है, तो यहाँ पे P क्या है भाई, तो ये होता है डाइपोल मोमेंट होता है, जिसे P से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, P = Q, यहाँ पर जो आवेश होता है और उनके बीच की डिस्टेंस 2a। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो r² है ये एक यूनिट वेक्टर होता है डाइपोल मोमेंट से। ठीक है, डाइपोल से। ठीक है, आगे चले, अगला पॉइंट हमारे पास में है कि वर्क डन अगर मान लो मुझे निकालना है किसी भी मूविंग चार्ज के लिए, तो वर्क डन क्या होता है दोस्तों, वो होता है W = Q, यहाँ पर जो चार्ज है और उन दोनों ही पॉइंट के बीच में जितना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है VA - VB, ये कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, चार्ज और उनके पोटेंशियल डिफरेंस का जो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पर वर्क डन कहलाता है किसी भी मूविंग चार्ज के लिए। ठीक है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, देखो तो दोस्तों इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पर जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। क्लियर है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसमें वो
शून्य होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो वर्क डन नहीं किया जाता है, ठीक है, कोई भी वर्क डन इसमें नहीं होता है क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। और ये परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये जो सरफेस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला क्या हमने पढ़ा था, इसमें कैपेसिटेंस के बारे में भी पढ़ा था भाई। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस मतलब होता है कोई भी मान लो भाई हमारे पास में मटेरियल है, ठीक है, तो वो उसमें कितनी एबिलिटी है कि चार्ज को स्टोर करने की जो उसकी क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, ठीक है। तो इसको हमने डिफाइन किया था C = Q/V से, कि भाई मान लो कोई यूनिट, मान लो एक यूनिट का, मान लो किसी मटेरियल का है भाई, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना, मान लो 1 यूनिट का उसका पोटेंशियल है, तो उसके जितने भी वो चार्ज को उसमें यहां पर स्टोर कर सकता है वही उसकी क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। तो ये C = Q/V ये इस प्रकार से डिफाइन होता है। यहां से इसकी एक यूनिट डिफाइन होती है क्या, Q के लिए कूलाम पर, V के लिए, V यानी कि वोल्टेज जो हमारा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है V, तो ये इसकी यूनिट वोल्ट देखी थी हमने। तो यहां से क्या समझ में आया कि कूलाम पर वोल्ट भी यहां पर कैपेसिटेंस की यूनिट हो सकती है, कूलाम पर वोल्ट, ठीक है। और एक इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो तो फैरेड होती है, ठीक है। डायरेक्ट आपको ये यूनिट भी पूछ सकता है कि भाई कैपेसिटेंस की यूनिट बताइए क्या होती है एसआई यूनिट, तो फैरेड बताना है आपको। क्या बताना है, फैरेड होती है किसकी, कैपेसिटेंस की यूनिट, ठीक है, फैरेड, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर है। डायमेंशन यहां पर ये पूछा जा सकता है, क्या होता है डायमेंशन, देखो क्यू का तो 80 होता है, ठीक है, और ऐसे ही यहां पर जो वोल्टेज का होता है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, पोटेंशियल का जो होता है वी का जो जितना भी डायमेंशन होता है इसको हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहां पर m-1 L-2 T4a², ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स एंड देयर कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वैक्यूम में कितना होता है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C = ये होता है ε0a/d, ठीक है। तो ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां पर ए क्या है भाई, तो ए होता है एरिया ऑफ प्लेट्स, दो मान लो एरिया जो मेरे पास में प्लेट है, इनका एरिया जो है ए है, तो और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है। और डी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई दोनों प्लेट के बीच की। ए क्या है, एरिया हो गया, और ε0 क्या है, तो ये परमिटिविटी होती है वैक्यूम में 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है वैक्यूम में, C = ε0a/d, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ पर। आगे चले, अगर मान लो भाई डाइलेक्ट्रिक आ जाए, वैक्यूम ना हो डाइलेक्ट्रिक, उसके बीच में अगर कोई कांस्टेंट है के है, तो ऐसे में डाइलेक्ट्रिक अगर इसमें लगा दिया हमने तो के यहाँ पे क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसके कारण कैपेसिटर कितना हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस, तो वो हो जाएगा के जो होता है उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो के गुना ये इंक्रीज हो जाता है के × ε0a/d, ठीक है। क्योंकि भाई जो हमारा वैक्यूम में था वो तो क्या था, C = ε0a/d था, लेकिन जैसे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक आ जाता है इन दोनों प्लेटों के बीच में तो वो के गुना यहाँ पर उसका कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ गए। आगे चले, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ये होता है दोस्तों C = 2πε0 L/log b/a। क्लियर है, बी और ए क्या है भाई, तो ये इनर और आउटर रेडियस होती है, ठीक है। ये जो सिलेंडर है मेरे पास में उसके इनर और आउटर जो रेडियस है वही है ए और बी, एल क्या है उसकी लेंथ होती है सिलेंडर की। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले आगे, आगे होता है दोस्तों स्फेरिकल कैपेसिटर कितना होता है भाई, जैसे ये मेरे पास में स्फेयर है तो इसका जो कैपेसिटेंस निकालना है मेरे को, तो वो निकलता है 4πε0ab/b-a। बी ए और बी क्या है यहाँ पे, ये रेडियस होता है इनर और आउटर स्फेयर्स के लिए, ठीक है। जैसे ये स्फेयर है तो इसके अंदर की जो रेडियस है वो आर है, ये ए है मान लो, और जो इसके बाहर तक जो रेडियस आती है वो है बी, ठीक है। तो यहां पर ये क्या ले रहा है, b-a, आउटर और इनर रेडियस का यहाँ पे डिफरेंस ले रहा है, ठीक है। तो ये इतना यहाँ पर स्फेरिकल कैपेसिटर्स के लिए कितना होता है, C = 4πε0ab/b, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चलो, कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशंस कितना होता है, देखो ये दो प्रकार से होता है, हमने देखा था भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो वो देखा था हमने, लेकिन पैरेलल अगर हम कॉम्बिनेशन करें इनका क्या, कैपेसिटर्स का अगर करें पैरेलल कैसे होता है, पैरेलल देखो भाई जैसे ये आवेश क्यू यहाँ से चार्ज आ रहा है, और अगर ये मैं इस प्रकार से इनको पैरेलल में अगर कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये होता है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर ये मुझे कैलकुलेट करना तो ये कितना होता है, C = C1 + C2, ठीक है। तो ये इस प्रकार से चलता है किसके लिए, पैरेलल में अगर ये कॉम्बिनेशंस है हमारे तो। और अगर ये भाई सीरीज में है, मान लो इस प्रकार से अगर जुड़े रहते, ये जो कैपेसिटर है मेरे इस प्रकार से जुड़े हैं सीरीज में, तो इनका ये कितना बनता है कैपेसिटर C इक्विवेलेंट अगर ये निकालना है तो ये कितना होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है। अब ये किस प्रकार से होता है डिटेल में तो हम पढ़ चुके हैं, आपको यहाँ पर सीधे याद करना है ये रिजल्ट को, ठीक है। एनर्जी स्टोर क्या होता है, देखो एनर्जी जो स्टोर कर सकता है कैपेसिटर, ठीक है,
वो कितनी होती है, तो U इजिकल टू 1/2 CV² होती है डायरेक्ट। ये तो आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, U इजिकल टू 1/2 CV²। साथ ही इसको जो अदर पैरामीटर से अगर मान लो आवेश के रूप में निकालना है तो U इजिकल टू देखो 1/2 CV² तो हमने देखा ही है, और अदर पैरामीटर में कितनी होती है अगर आवेश में निकालना है तो 1/2Q² ठीक है, ये भी होती है एक। और अगर इसको मेरे को वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल में निकालना है तो वो कितनी होती है, U इजिकल टू वो होती है 1/2QV। कितनी होती है 1/2QV। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे चले। एनर्जी डेंसिटी देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है म्यू बराबरी से 1/2ε0E²। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चले आगे। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन स्टोर्ड एनर्जी में देखो, अगर डाइलेक्ट्रिक के का यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है स्टोर्ड एनर्जी पर, तो अगर मान लो कोई आइसोलेटेड कैपेसिटर है, सिंगल एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है मेरे पास में, उसमें क्यू कांस्टेंट का आवेश है, तो ऐसे में वो जो डाइलेक्ट्रिक इसमें आ जाता है उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो यहाँ पर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डाइलेक्ट्रिक के, तो जिसके कारण वो डिक्रीज हो जाती है, कौन, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, स्टोर्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, डाइलेक्ट्रिक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर मान लो बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी अगर कनेक्टेड है तो V हमारा जो पोटेंशियल हो जाएगा वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ऐसे में वो जो होती है एनर्जी वो उसके डाइलेक्ट्रिक के कितने प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसके कारण वो यहाँ पर एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। बैटरी अगर कनेक्टेड है, हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट है तब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब देखो भाई हमारे पास में अब यहाँ पर कुछ मिसलेनियस इंपोर्टेंट रिजल्ट्स है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लो सिस्टम ऑफ चार्जेस में निकालनी है, बहुत सारे चार्जेस है, मतलब दो चार्जेस है, फिर दो चार्जेस है तो U इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R हो जाएगा। ठीक है, सिंगल चार्ज रहता तो कितनी हो जाती है 1/4πε0 Q/R हो जाता। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मल्टीपल चार्जेस में क्या होता है, सम ऑफ ऑल पेयर वाइज, इनका क्या करेंगे हम, एल्जेब्रिक सम कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग पॉइंट चार्ज के लिए एल्जेब्रिक सम कर लेंगे, वो उसके टोटल यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएंगी सिस्टम ऑफ चार्जेस में। गॉस लॉ ऑफ एप्लीकेशन किस प्रकार से फॉलो होता है, तो दोस्तों अगर मान लो भाई कंडक्टर है मेरे पास में, उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हो जाए तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, और पोटेंशियल कांस्टेंट होने से ही वर्क डन मेरा 0 हो जाता है। ठीक है, और वर्क डन 0 हो गया। ठीक है, तो आउटसाइड स्फीयर एज अ पॉइंट चार्ज, मान लो भाई जो मेरा कंडक्टर है उसके आउटसाइड में मेरे को मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, क्या, इस सेंटर पे मान लो पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो इस पॉइंट पी पे मेरे को अगर मान लो यहां पर पोटेंशियल निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, वो होता है V इजिकल टू 1/4πε Q/R। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, V इजिकल टू 1/4πε0 Q/R। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। स्फीयर पर या सरफेस पे निकालना है तब इतना होता है। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होता है भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये तो हमने रिलेशन देखा था किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, वो कितना देखा था, ये E इजिकल टू -dV/dx देखा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको अगर मान लो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है तो ये -V/d भी हो सकता है। ठीक है, dx को d ले लेंगे हम, -V/d। ठीक है, अभी ये सब MCQ प्रैक्टिस करेंगे, वहां सब ये सब सवाल कॉन्सेप्ट फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। देखो लास्ट जो हमारा इसमें कॉन्सेप्ट होता है वो होता है फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट में, क्या कितना फोर्स होता है, जैसे ये मेरे पास में कैपेसिटर प्लेट है दो, तो इनके बीच में कितना फोर्स कार्य कर रहा होगा, तो वो F इजिकल टू होता है 1/2Q²ε0A। ठीक है, ये आइसोलेटेड कैपेसिटर के लिए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दोस्तों हमारे जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, टॉप 30 हम MCQ यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो AA ATC के एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जितने भी टॉप 20 जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूला का जो रिवीजन किया ना, अगर आप बार बार उसको रिवाइज करते हैं और मेमोराइज कर लेते हैं तो ये जो हम टॉप 30 क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों पहले सवाल पर आते हैं, और ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट के पर बेस्ड है। तो ये क्या बोल रहा है यार कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r पर, अगर मान लो इस पॉइंट चार्ज Q से मेरे को यहाँ पर किसी पॉइंट P पर मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो वो कितना होता है। ठीक है, जैसे मान लो इस पॉजिटिव चार्ज Q है, इसके कारण यहाँ पर इस किसी पॉइंट P पर मेरे को क्या निकालना है, V यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है, तो वो यहाँ पर V बराबरी से कितना होगा पोटेंशियल, तो वो हो जाता है 1/4πε0, और चार्ज कितना है Q/R, क्या है हमारे पास में उनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कौन सा ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, पहले देखो दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, कैपेसिटेंस पर आधारित है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। भाई अभी तो पढ़ के आए थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है, C इजिकल टू ε0A/d, पढ़ा तो था। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले आगे, ये कब होता है, ये हमने देखा था वैक्यूम में। ठीक है, ε0 क्या है, वैक्यूम की परमिटिविटी है, और अगर मान लो भाई डाइलेक्ट्रिक आ जाता तब ये कितना हो जाता है, तब ये K यहाँ पर इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है, K × ε0A/d। कोई दिक्कत नहीं,
चले आगे तीसरे सवाल को देखो भाई। तीसरा सवाल क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। अगर मान लो डाई इलेक्ट्रिक आ जाता, अभी तो देखा भाई, अभी तो देखा कि भैया अगर वैक्यूम में है तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, और डाई इलेक्ट्रिक आ जाए फिर कितना होता है, के इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाता है। तो इससे अब कहां देखो कैपेसिटेंस रिमेंस अनचेंज, भाई अनचेंज कहां रह रहा है, चेंज तो हो रहा है, के इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आ रहा है, तो ये क्या बढ़ेगा ना, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ऐसे में क्या डिक्रीज हो जाएगा, नहीं होगा भाई, डिक्रीज भी नहीं होगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा बाय फैक्टर के से, हाँ इंक्रीज हो रहा है सीधे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए, ठीक है। जीरो हो रहा है कि नहीं, जीरो भी नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कैसे आया, फार्मूला याद है तो डायरेक्ट निकाल सकते थे भाई। अब देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में, भाई एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर में, तो वो कितनी हो रही थी, तो हमने देखा तो था U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, और आवेश में देखा था तो 1/2 Q स्क्वायर बाय, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा था Q स्क्वायर बाय कितना देखा था, Q स्क्वायर बाय V देखा था ना, ठीक है। तो देख लेना फार्मूला वहां पे रिवीजन कर लेना। तो 1/2 CV स्क्वायर से डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ये लगा सकते थे अगर ये आपको याद था तो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो उसके बीच में कितना होता है, तो भाई ये रिलेशन पढ़ा तो था हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना होता है रिलेशन, तो इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx पढ़ के आए थे हम, ठीक है। तो इससे हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते थे कि भाई मान लो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल डिफरेंस V ओवर डिस्टेंस D। डिस्टेंस D है तो ये dx क्या होती है, डिस्टेंस होती है, तो ये E इक्वल टू पोटेंशियल कितना है इसका माइनस V बाई डी हो जाता है, माइनस V बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ले रहा है तो E बराबर से V बाई डी हो जाता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V ले रहा है डायरेक्ट, तो V बाई डी ऑप्शन नंबर बी में मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। छठवां सवाल देखो भाई, ये किस पर बेस्ड है, सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर बेस्ड है। ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है मेरे को कब, अगर ये कनेक्टेड है सीरीज में, C1 C2 कनेक्टेड है सीरीज में, तो भैया सीरीज में अगर ये कनेक्टेड है तो ये C इक्विवेलेंट इतना होता था, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ये होता था, ठीक है। तो अगर मेरे को यहां पर देखो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहां पर मैं C1 C2 एलसीएम ले लेता तो ये ऊपर हो जाता C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू है इतनी तो, लेकिन मेरे को तो C इक्विवेलेंट चाहिए, तो ऐसे में ये पलट जाती वैल्यू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाता। क्लियर है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है सीधे आपको, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। सातवां सवाल देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ये पैरेलल प्लेट जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, अच्छा तो ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। यहाँ पर टू कैपेसिटर्स मान लो C1 C2 कनेक्टेड है, वो भी पैरेलल में, तो भैया हमने देखा तो था पैरेलल इस प्रकार से कनेक्ट होते थे, ठीक है। तो इसको पैरेलल में क्या होता था, ये हो जाता था C इक्विवेलेंट बराबर से डायरेक्ट C1 प्लस C2, ठीक है। और भी रहते तो प्लस प्लस होते चल जाते, ठीक है। कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वर्क डन निकालना किसी भी मूविंग चार्ज के लिए, तो ठीक है। तो व्हाट इज द वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज Q है मेरे पास में कोई, तो थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ऐसे में ये कितना हो जाता है भाई, वर्क डन हो जाता है Q इंटू V, ठीक है। Q इंटू V कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलो आगे, अब देखो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस मेरे को पूछ रहा है कि SI यूनिट बता दे कैपेसिटेंस की, अच्छा तो SI यूनिट हम पढ़ के तो आए थे भाई, देखो Q इक्वल टू CV होता है, और ये बोल रहा है कैपेसिटेंस बताओ, मतलब C की बताओ, तो C इक्वल टू Q अपॉन V हो जाएगा। तो एक यूनिट तो मैंने देखी थी Q से, Q यानी कि आवेश, आवेश यानी कि चार्ज, चार्ज के क्या कुलाम देखी थी, कुलाम पर V की वोल्ट, ठीक है, कुलाम पर वोल्ट होती थी। लेकिन मेरे को SI यूनिट हम पढ़ के तो आए थे फैरेड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कैपेसिटेंस की SI यूनिट फैरेड होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 10वां देख ले, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। भाई पोटेंशियल निकालो, अगर बहुत ज्यादा चार्जेस है मेरे पास में, मान लो 3-4 चार्जेस है, फिर क्या करेगा भाई, एल्जेब्रिक सम कर देते थे ना, V1 इक्वल टू, जैसे मान लो V नेट निकालना है मेरे को, टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो भैया जितने भी पोटेंशियल है अलग अलग पॉइंट के लिए यहाँ पर मेरा जो पोटेंशियल निकालना है उनका सबका सम कर देंगे एल्जेब्रिक सम, ठीक है। तो ये कैसे निकलता था, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल से निकलता था ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चले आगे देखो, अब अगला जो सवाल है मेरे पास में, अगला सवाल देखो, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, पोटेंशियल ऑफ अ जो चार्ज स्फीयर के कारण बताना है। अच्छा तो ये स्फीयर की बात हो रही है, ठीक है। तो स्फीयर के लिए क्या पढ़ा था अपन ने, स्फीयर के लिए पढ़ा था ना कि देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर रेडियस r है उसकी, चार्ज उस पर q है, तब बताओ कि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो वो पढ़ के आए थे हम, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r होता था, किसके लिए, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए, ठीक है। कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाय r। अब ये देखो कैपेसिटेंस बता दो स्फेरिकल कैपेसिटर पर, स्फेरिकल है कैपेसिटर पे कैपेसिटेंस कितना होगा। तो भैया देखो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर विद, अगर मान लो उसकी इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस b है, तो बताओ वैक्यूम में उसमें कितना यहाँ पर कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा। तो c बराबरी से ये होता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab अपॉन b माइनस a होता था, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद करना है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। फार्मूला में अभी तो पढ़ के आए हम रिवीजन में।
13 क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो इनसाइड कंडक्टर में, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड भाई जीरो होती है ना कंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, ठीक है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये क्या बोल रहा है, फोर्स बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स में बताओ कि फोर्स कितना लगेगा। तो भैया पढ़ के तो आए थे इसका फार्मूला, F इजिकल टू 1/2 Q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू 1/d स्क्वायर। अब ये सवाल क्या बोल रहा है कि कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया इसको, तो व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स इफ डिस्टेंस को डबल कर रहा हूं। अच्छा d हो जा रही है मेरे पास में 2d, ठीक है, डिस्टेंस हो जा रही है डबल, और अगर ये डिस्टेंस 2d हो जाए तो 2d का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जा रहा है देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कितना हो रहा है देखो, फोर्स पहली चीज तो कितना हो रहा था, फोर्स हो रहा था मेरा 1/2 Q स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A इंटू में 1/d स्क्वायर, तो भैया d तो मेरा 2d स्क्वायर हो जाता ना, 2d स्क्वायर यानी कि 4d हो जाता अपॉन में, और 4d यानी कि 1/4 हो रहा ना, ये तो 4d स्क्वायर हो जाता है, तो यानी कि ये 1/4 हो रहा है, कहाँ है भाई 1/4, इट बिकम्स 1/4 है, ठीक है, सी में है, सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल देखो, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटेंस का डायमेंशन कितना होता है भाई, पहली चीज Q इक्वल टू CV होता है, ठीक है, Q इक्वल टू कितना होता है CV होता है, मेरे को कैपेसिटेंस यानी C का यहाँ पर डायमेंशन निकालना है, तो मेरे को Q का डायमेंशन पता होना चाहिए 80, Q का होता है 80, ठीक है, और V यानी कि पोटेंशियल का डायमेंशन कितना होता है, ये होता है दोस्तों mL²T-3 A-1, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर लो, इसको ऊपर ले जा लो, तो ये M का माइनस में बन जाएगा, L का -2 हो जाएगा, और T का -3 और ऊपर एक पहले से है तो वो हो जाएगा T4, और A -1 नीचे है तो ऊपर जाके +1 हो जाएगा, और एक A पहले से ऊपर है तो यानी कि A स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है किस प्रकार से, ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, कौन सा T4 है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पोटेंशियल निकालो डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। और चार्ज Q मूव से ना इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज Q यहाँ पर मूव कर रहा है, फ्रॉम पॉइंट A से B तक जा रहा है, तो पोटेंशियल एट A इज हायर देन B, ये क्या है, A से A जो है B से हायर है, तो व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। अच्छा, तो ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे ये हो रहा है कि भैया A से जा रहा है B और A हायर है, और अगर हायर से ये लोअर साइड में जाता है ना, तो हायर से लोअर साइड में अगर ये जा रहा है चार्ज, तो ऐसे में जो हमारा वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A वहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, वर्क डन इन क्लोज्ड लूप में बताओ कि वर्क डन कितना होगा, भाई 0 हो जाएगा। क्लोज्ड लूप भाई कंजर्वेटिव होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है ना इसमें, वो होती है कंजर्वेटिव क्लोज्ड लूप में, जिसके कारण यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो 0 हो जाता है, कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। देखो 18 देखो, 18 क्या बोल रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। अच्छा भाई, तो भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये तो मैंने यहाँ पे रिलेशन देखा था ना, E इक्वल टू -dV/dx वाला, ये वहीं पर बेस्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वो कितना होता था, E इक्वल टू -dV/dx, ऑप्शन नंबर B डायरेक्ट दिख रहा है, रिलेशन से हम डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, इफेक्ट ऑफ कनेक्टिंग बैटरी अगेन। अगर मान लो भाई यहाँ पर कोई कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया मैंने और बैटरी को कर दिया डिस्कनेक्ट, अच्छा, फिर ना वो डाइलेक्ट्रिक इंस्टेंट है, उसमें डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, फिर व्हाट हैपेंस, पोटेंशियल के साथ में क्या हो जाएगा, तो भैया डाइलेक्ट्रिक आने से पोटेंशियल क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है ना, क्यों, सिंस चार्ज रिमेंस कांस्टेंट, चार्ज तो उस पे कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आएगा वो, क्योंकि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक, जिसके कारण वो क्या होता है यहाँ पर डिक्रीज कर देता है किसको, पोटेंशियल को। आगे देखो, एनर्जी चेंज विथ डाइलेक्ट्रिक के साथ में एनर्जी चेंज कैसे होंगी। मान लो भाई इफ डाइलेक्ट्रिक इज इनसाइड, डाइलेक्ट्रिक लगा दिया मैंने किसी कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर में, तो व्हाट हैपेंस टू स्टोर्ड एनर्जी के साथ में क्या होगा, तो भैया स्टोर्ड एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो डिक्रीज होंगी, U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाय Kc के कारण डिक्रीज विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, डिक्रीज कर दो पोटेंशियल एनर्जी को डाइलेक्ट्रिक पे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट फार्मूलास है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको भी हम यहाँ पर इन पर बेस्ड जो डिटेल्ड क्वेश्चन है उस पर आते हैं, ठीक है। तो देखो डिटेल्ड क्वेश्चन मेरे पास में, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि कैपेसिटेंस ऑफ जो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पर बेस्ड सवाल है कि क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल जो कैपेसिटर है, उसमें अगर मान लो इनर रेडियस A है और आउटर रेडियस B है और उसकी लेंथ कैपिटल L है, तो बताओ वैक्यूम में उसकी यहाँ पर कैपेसिटेंस कितनी हो जाएंगी, तो भैया ये होती है किसकी, सिलिंड्रिकल की 2 पाई एप्सिलॉन L, उसकी यहाँ पर क्या है, लेंथ है, और ये लॉग में यहाँ पर B/A, ठीक है, कितनी है, B/A, ठीक है, कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर A में है ना, लगा दो, ठीक है, ये है इसका कैपेसिटेंस, ठीक है, किसकी, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर ये होती है। आगे देखो ऐसा यूनिट बता दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, भाई ये तो पढ़ के आए थे, सीधे वोल्ट पढ़ के आए थे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक है। चले आगे, V इक्वल टू W/Q से जूल पर कूलाम भी होती है, जिसको हम वोल्ट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर C वोल्ट, किसकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ये यूनिट है, कौन सी, ऐसा यूनिट। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड चार्ज सेल पर ये बात कर रहा है, तो वो कितनी होती है, चार्ज सेल में। अच्छा, तो स्फेरिकल सेल अगर मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पर इसके इनसाइड द सेल में, रेडियस लेस देन सेल रेडियस है, तब क्या हो जाएगा, D इज करेक्ट, क्योंकि सेम एज ऑन सरफेस,
जो उसके सरफेस पे चार्ज है ना वही उसके अंदर में यहाँ पर क्या कर रहा है, वही यहाँ पर उसमें चार्ज उतना ही होता है, जिसके कारण उसका यहाँ पर जो वोल्टेज पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा, जितना सरफेस पे है उतना ही उसके अंदर इनसाइड में भी होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है ना यार। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले आगे, आगे देखो एनर्जी डेंसिटी बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पर जो डेंसिटी हो जाएंगे ना म्यू इक्वल टू वो हो जाएंगी कितनी, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ है भाई, ये बी में है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट का बताना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो पैरेलल अगर इनका कॉम्बिनेशन था कैपेसिटर्स का, तो देखो 2 कैपेसिटर्स है मेरे पास में, कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसका कितना हो जाएगा भाई, पैरेलल में है तो वो C इक्विवेलेंट बराबरी से C1 + C2 इस प्रकार से होता है। ठीक है, और एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन में फिर क्या हो जाएगा भाई, हम देख के आए थे कि एनर्जी जो होती है वो C/2, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/2। ठीक है, तो ये पहले चीज क्या बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है मेरे पास में, आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है। हाउ डज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कंपेयर टू द सिंगल कैपेसिटर विद द सेम वोल्टेज पर। तो दोस्तों ये देखो, पहली चीज तो जो एनर्जी होती है ना 1/2 CV² होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है मेरे पास में, उसका जो कैपेसिटर हो जा रहा है वो यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसके कारण इसका जो होता है हाफ हो जाता है। पहली चीज तो क्या, कैपेसिटर। तो ऐसे में ये मेरे को पूछ क्या रहा है, ये बात पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी 1/2 CV² हो जाता है। तो ऐसे में मेरा ये जो होता है क्या हो जाता है, 1/4 CV², यानी कि कितना 1/4 हो जा रहा है। क्या एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जा रही है, 1/4, यानी कि कौन सा ऑप्शन है मेरे पास में, ऑप्शन बी, हाफ हो जा रही है। ठीक है, क्योंकि होती तो 1/2 CV² होती थी, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली कितना नजर आएगा आपको, 1/4 CV² नजर आएगा। ठीक है, हाफ हो रही है यहाँ पर इसलिए। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मिड पॉइंट पर बिटवीन चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, मिड पॉइंट पर कितना हो जाएगा। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस अपार्ट, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मिड पॉइंट बिटवीन देम। ठीक है, तो उसके मिड पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। अच्छा, तो भैया यहाँ पर जो है ना हमारे पास में, जैसे ये मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ये नेगेटिव चार्ज क्यू है, तो ऐसे में इसके मिड पॉइंट इस ओ पर मेरे को बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएंगी इनकी मिड पॉइंट पर। तो ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस पर होती है। ठीक है, क्यों भाई, फील्ड से ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज मिड पॉइंट आर इन द सेम डायरेक्शन में होती है, दे एड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिस लाइन पर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना, यही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस कहलाती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस इफ एरिया इज डबल, एरिया को डबल कर दिया फिर क्या होगा, ये हम पढ़ के आए थे C बराबर से एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। अब यहाँ पे इस एरिया को डबल कर दिया यानी कि 2A कर दिया, तो ये तो डबल हो जाएगा ना, कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगा। कहाँ है भाई डबल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसके कारण ये क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस इफ डिस्टेंस इज डबल, अब डिस्टेंस को डबल कर दे रहा है। भाई कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है C बराबरी से एप्सिलॉन नॉट A/D। अब इस D को कर दे रहा है डबल, यानी कि 2D कर दे रहा है, तो भैया ये तो क्या कर दे रहा है, हाफ कर दे रहा है ना। ठीक है, हाफ कर दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, लास्ट सवाल है हमारे पास में दोस्तों, ये चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर के ऊपर आधारित है। ये क्या बोल रहा है कि कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C है एंड इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज V से कनेक्टेड है, तो चार्ज यहाँ पर स्टोर कितना हो जाएगा। भाई ये तो पढ़ के आते हैं, Q = CV डायरेक्ट पढ़ा था हमने। ठीक है, कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है ना यार। ठीक है, हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, Q = CV। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस चैप्टर को इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का कंप्लीट यहाँ पर रिवीजन भी कर लिया, टॉप 20 कॉन्सेप्ट्स इंपोर्टेंट फार्मूला को देखा, साथ में फिर टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लग रही है क्लास, कुछ रिव्यू सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।